पीटी और मेंस में जमीन आसमान का अंतर है, जमीन आसमान का अंतर है। प्री में क्या है, सिलेक्टेड टॉपिक से ही प्रश्न आएगा और कहीं से भटकेगा नहीं। 2 मिनट का समय लेंगे। प्री में सिलेक्टेड टॉपिक से ही प्रश्न आते हैं, बाकी आप मेरी बात को अगर यकीन ना माने तो आप लगभग में 5-10 साल के पेपर उठा के देख लीजिए। लेकिन बस ये है कि जिन टॉपिक से प्रश्न आते हैं उनके आप संक्रमण जो जोन है, संक्रमण जो क्षेत्र है, उसको पकड़ पाते हैं। अगर उसको पकड़ना आता है तो पीटी का सवाल गलत नहीं होगा। अगर आपने संक्रमण जोन को नहीं पकड़ पाया तो पीटी का सवाल गलत होगा और पीटी आप बाहर, पीटी बाहर। कुछ सब्जेक्ट टेक्निकल है, जैसे कि एनवायरमेंट, जैसे कि साइंस। ये सब्जेक्ट ऐसे होते हैं कि कम ही लोगों की उस पर पकड़ होती है। ये सब्जेक्ट ऐसे भी होते हैं जिनको आपको थोड़ा समझने के साथ साथ चीजें याद भी करनी पड़ती हैं। ठीक, अब जैसे कि ज्योग्राफी की बात करें, हिस्ट्री की बात करें, पॉलिटी की बात करें, इकोनॉमिक्स की बात करें, ये सब्जेक्ट एक दूसरे से इंटरकनेक्ट होती है। अगर आपको पॉलिटी आती है तो हिस्ट्री जरूर आती होगी, और हिस्ट्री आती है तो ज्योग्राफी जरूर आती होगी, ज्योग्राफी आती है तो इकोनॉमिक्स जरूर आती होगी। ये 4 सब्जेक्ट एक दूसरे से इंटरकनेक्ट है। अब कहें कि ज्योग्राफी आती है, एनवायरमेंट तो आनी चाहिए, एनवायरमेंट आनी चाहिए, मैं मानता हूं, लेकिन कहीं ना कहीं उसमें ऐसी चीजें रहती हैं जिनको आपको याद करना पड़े। कई सन है, कई उसके लिए कई अधिनियम लाई गई हैं, बहुत सारी चीजें रहती हैं, वो तो छोड़िए एक तरफ। अगर ये 4 सब्जेक्ट एक दूसरे से इंटरकनेक्ट होती हैं और इन 4 के सिलेक्टेड टॉपिक हैं पीटी के दृष्टिकोण। अब जैसे यूपी पीसीएस के 88 की हम बात करें, कुछ मत पढ़िएगा, संक्रमण जोन याद होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि हाँ रोहित मिश्रा ने बता दिया था बस हो गया काम, देखिएगा हमने तो पढ़ लिया। नहीं, आपको यह पता होना चाहिए कि बदलाव कहां से हो रहा है। जैसे कि हड़प्पा, पहला टॉपिक, एक सवाल 3-4 वर्षों में देखने को मिलता है। हड़प्पा या वैदिक में से एक सवाल आता ही है। ठीक, बौद्ध उसका फेवरेट है, बौद्ध से सवाल रखेगा। अब बौद्ध से 3 वर्ष रखेगा, 1 वर्ष जैन से रखेगा, लेकिन बौद्ध से ज्यादा सवाल रखेगा। वहीं अगर हम बात करें कि आपका मौर्य काल के प्रशासन से सवाल पूछा ही जाएगा, कुछ भी हो जाए वहां से पूछा ही जाएगा। इसके बाद में मौर्योत्तर काल के जितने राजा हैं उनका क्रम याद रखो, बस हो गया और कुछ नहीं। उनका क्रम याद रखो, उनके ना प्रशासन से मतलब है ना शासन से मतलब है। थोड़ी बहुत चीजें याद रखो कि किसने क्या किया, किसने क्या किया। इसके बाद में गुप्त काल में आपको केवल और केवल उनके राजा याद रखने होंगे और उनके द्वारा क्या क्या किया, कार्य किया गया, उनका प्रशासन याद रखना होगा, उनका आर्ट एंड कल्चर ध्यान में रखना होगा, और इसके बाद में गुप्तोत्तर बस हो गया। अगर आप देखेंगे मध्यकाल से दिल्ली सल्तनत से एक सवाल आएगा, चाहे लोधी वंश हो चाहे कोई वंश हो, एक सवाल जरूर पूछा जाए। इसके बाद में मुगल से एक सवाल जरूर आता है, और मुगल में आपको बाबर से लेके
औरंगजेब तक का जितना प्रशासनिक ढांचा है वो ध्यान में रखना होगा। और इसके बाद में मॉडर्न इंडिया में आ जाए। मॉडर्न इंडिया में 1857 के पहले का जो है वहां से दो सवाल मिलेंगे, लेकिन 1857 के बाद कहें या 1885 के बाद, यहां का कालखंड तथा क्रम आपको पता होना चाहिए कि भाई इसके बाद में ये हुआ, इसके बाद ये हुआ, इसके बाद ये। ज्योग्राफी की अगर बात करें, इंडियन ज्योग्राफी में केवल जो भारत का भौतिक भूगोल जो प्रारंभ होता है, यहां से जो हिमालय वाला ये वाला एरिया आपको पता होना चाहिए, नदी तंत्र वाला एरिया पता होना चाहिए। दर्रे अर्रे भूल जाओ, वो किसी जमाने में पूछे जाते हैं, अब बहुत कम सवाल देखने को मिलते हैं। दर्रे फालतू में रट रहे हैं, 2-4 रट लीजिएगा, हो गया काम, कभी कभार पूछा जाएगा, अब वो जमाना चला गया। इसके बाद में नदी नदी तंत्र आपने देख लिया, भौतिक भूगोल का स्ट्रक्चर देख लिया, और ज्यादातर आपको देखना पड़ेगा कि पूर्वोत्तर भारत का पूरा भौगोलिक क्षेत्रफल आपको पता होना चाहिए। उत्तर भारत का भले ही ना पता हो, दक्षिण भारत की नदियां और पूर्वोत्तर भारत का भौगोलिक क्षेत्रफल आपको पूरा पता होना चाहिए कि कहां कौन सी पहाड़ी है, कहां कौन सी नदी है, कहां कौन चीज है। पूर्वोत्तर भारत से सवाल पूछा जाता है। दक्षिण भारत की नदियां आपको पता होना चाहिए। उत्तर भारत की गंगा ये सब जिनमें इतना दिमाग लगाती हैं, इनसे एक सवाल आता है और 2-4 वर्षों में, ठीक। इसके बाद में उद्योग हो गया, व्यापार हो गया, खनिज हो गया, ये पता होना चाहिए। हो गया मामला फिट। इतने ही से सवाल घूमेगा। पॉलिटी में मूल अधिकार वाला स्ट्रक्चर पता होना चाहिए। मूल अधिकार राज्य के नीति निर्देशक तत्वों से मिला के 2 सवाल आपको मिले। लेकिन जो संघ की कार्यपालिका से लेकर राज्य की विधायिका है, यहां तक सवाल लगातार पूछे जाते। न्यायपालिका से सवाल मिलेगा। इसके बाद में अनुच्छेद 371 पंचायती राज और आयोग, इतने टॉपिक क्लियर कर ले हो गए। अगर इकोनॉमिक्स की बात करें, इकोनॉमिक्स में कुछ नहीं, बेरोजगारी, रोजगार और आर्थिकी और बैंकिंग, बस इतने 4 टॉपिक से ही सवाल पूछे जाते और कहीं से सवाल ही नहीं आ रहा है। इकोनॉमिक्स में इतना अगर कवर कर लिया, लेकिन बस यही है कि आपको यह पता होना चाहिए एक एक शब्द से आप परिचित हो। ऐसा नहीं है कि कभी कुछ पढ़ लिया, कभी कुछ पढ़ लिया। रिवीजन का मतलब होता है कि चीजों को ध्यान से देखते हुए चलिए। अब जैसे कि एक सवाल रहता है कि राष्ट्रपति के आर्यता के परिप्रेक्ष्य में, एक उदाहरण के तौर वहां पर दिया जाता है कि राष्ट्रपति की जमानत राशि, किसी उम्मीदवार की जमानत राशि कब जब्त हो जाएगी, तब जब जब्त हो जाएगी जब कुल डाले गए मतों का 1/6 भाग वह प्राप्त नहीं कर पाएगा। पॉलिटी की बात कर दी, ठीक। अब कुल डाले गए मतों का, और वहीं सांसदों के लिए रहता है कुल मतों का, यानी कि जो सामान्य चुनाव होते हैं उनमें कुल मतों का 1/6 भाग, वहीं राष्ट्रपति के में कुल डाले गए मतों का, यानी कि वैध मतों का 1/6 भाग है। दोनों में अंतर है, और यहीं से आयोग क्वेश्चन गलत करा देता, ऐसे शब्दों से ही गलत करा देता। आपको लगता है कि अरे यार ये चीज तो पता ही थी। पता तो सबको ही होती है, सबको पता होती है, ऐसा कोई भी प्रश्न नहीं है मैं कह रहा हूं जो आपको आता ना हो। लेकिन दिक्कत कहां होती है? दिक्कत होती है जो क्लियर नहीं है हमारी चीजें, कहीं ना कहीं हमारे ऊपर एक धूल जैसी परत जमी हुई है, उसको केवल साफ करने की जरूरत है। और वो साफ कब होती है? जब हम लगातार अध्ययन करते रहते हैं, तब चीजें क्लियर होती हैं।
ठीक है, अगर उसको हम लगातार अध्ययन में रखेंगे बराबर, तो चीजें ऑटोमेटिक क्लियर रहेंगी। पहली बार में किसी को चीजें नहीं समझ में आती हैं, दूसरी बार में नहीं आती हैं, तीसरी बार में क्या होता है, कुछ चीजें अभी पकड़ी, कुछ चीजें दूसरी बार में पकड़ी, कुछ चीजें तीसरी बार में, कुछ चीजें चौथी बार में, कुछ चीजें पांचवी बार में, तो आपकी चीजें क्लियर होती रहती हैं। ठीक, तो आपकी चीजें क्लियर होती रहती हैं। अब आप अगर विगत वर्षों के घटना चक्र से तैयारी करेंगे प्री की, तो ये मान के चलिएगा कि प्री आपका नहीं निकलेगा, ये मैं दावे से कह रहा हूं। आप जितना झुठलाना चाहें झुठला दीजिएगा, जितने साल लगाना चाहें उतने साल लगा दीजिएगा, क्योंकि घटना चक्र या विगत वर्षों के जो क्वेश्चन पेपर होते हैं वो क्या होते हैं कि आपको ये नहीं समझ में आएगा उससे कि हमसे गलतियां हो कहां रही हैं, क्योंकि आपने पढ़ा, उसके उत्तर की तरफ गए और उसकी व्याख्या पढ़ ली। अब आपको यही नहीं पता है कि गलती कहां हो रही है। ठीक, उसको केवल आपने पढ़ लिया है, समझने की कोशिश नहीं की। समझेंगे तभी जब आपने एक बार मोटा मोटी पूरी तैयारी है, आपको लग रहा है कि 80% हमारा सब्जेक्ट क्लियर है, तब आप प्रश्न को अगर देख रहे हैं तो आपको लगेगा कि यार आयोग कितना घुमा रहा है, देखिएगा यहां पर तो हम ये समझ रहे थे, यहां पर ये चीज यहां रख दी, बताओ कितना घुमा दिया। तब आपका दिमाग चलता है। और अगर आप पहले ही से लग गए कि नहीं क्वेश्चन पेपर को देख लिया जाए, क्वेश्चन पेपर से कर लिया जाए, क्वेश्चन पेपर ही है, तो चीजें मान के चलिएगा कि नहीं होती। ठीक है, तो कहने का अर्थ यह है कि बार बार पढ़िएगा, बार बार पढ़िएगा चीजों को, जितना ज्यादा हो सके उतने बार। कोई भी सब्जेक्ट हो आप टारगेट कर रहे हैं, बार बार पढ़िएगा उसी सब्जेक्ट को, और विश्वास मान के चलिएगा आपका जितने भी टॉपिक हैं उन पर पकड़ बन जाएगी, पकड़ बन जाएगी। हमसे कोई पर्टिकुलर अभी कोई पूछे पॉलिटी में, तो मैं कहता हूं कि मुझे पॉलिटी का फैक्ट नहीं है पता, नहीं है पता, लेकिन पॉलिटी हमने इतने बार पढ़ी है, इतने बार पढ़ी है। हिस्ट्री भी पढ़ा है, मेरा बहुत अच्छा पढ़ा है, हिस्ट्री से मैंने ऑप्शनल लिखा है, ठीक है, अच्छा सब्जेक्ट है। लेकिन पॉलिटी पढ़ते और पढ़ाते समय, और जब हम पढ़ते थे उस समय भी हमने कई बार पढ़ी है, उसका हमें पर्टिकुलर फैक्ट भले ही ना पता हो, लेकिन उसका कॉन्सेप्ट हमें पता है। और मैं इस बात का दावा करता हूं कि पॉलिटी से अगर 20 सवाल आते हैं, 18 मेरा सही होता है, 18 सही होता है। हिस्ट्री से अगर 15 सवाल आते हैं तो मैं इस बात का दावा करता हूं 12 सवाल सही होगा, 12। उसका पीछे का कारण है, जैसे मॉडर्न इंडिया है, मॉडर्न इंडिया पे आपको काम करना पड़ेगा। पेन जो लोग नहीं चलाएंगे, पेन चलाइएगा, जितना ज्यादा पेन चलाएंगे उतनी ज्यादा चीजें क्लियर होती हैं। ठीक है, अगर पेन नहीं चलाए, आप केवल केवल पढ़ ही रही हैं लगातार, तो क्या होता है कि आपने पढ़ा और जब पेन नहीं चलाते हैं तो जो मुख्य बातें हैं वहां पर आपका दिमाग नहीं जाता, आप पढ़े ही चले जाते हैं तर्राटे से। ठीक है, पढ़े ही चले गए तो चीजें स्किप कर जाती हैं, आपको ध्यान में नहीं आता, और जैसे ही आप पेन चलाते हैं वैसे ही आपको पता रहता है अच्छा ये बात। अब जैसे कि हम आपको बता दें, 1857 से संबंधित एक दिन हमने प्रश्न डाला था आरओ यारो के ग्रुप में, 2 मिनट का समय लेंगे। आपको हमने पूछा था कि आरओ या वो 1857 का विद्रोह कब निश्चित किया गया, तो आप लोगों ने सबने आंसर दिया था, ज्यादातर लोगों ने 31 मई 1857।
यानी कि विद्रोह की डेट निश्चित की गई। फिर हमने दूसरा उसी से संबंधित सवाल पूछ लिया कि भाई 1857 का जो विद्रोह था वो कानपुर के बिठूर में किसके साथ मीटिंग करके किसके साथ में बिठूर में यह प्लान बनाया गया था कि विद्रोह किया जाए। तब ज्यादातर लोगों ने उसका उत्तर दे दिया था नाना साहब। हमने उसमें नाना साहब भी पूछा था और ज्यादातर लोगों ने उत्तर दे दिया था नाना साहब। अब हम तुरंत समझ गए कि 31 मई वाली जो डेट है 31 मई, ये कहीं ना कहीं आपने क्वेश्चन से पढ़ी है और इसको आपने याद कर लिया। अगर आपने याद नहीं किया होता क्वेश्चन के आधार पर तो मैं विश्वास से कह रहा था कि उसका उत्तर तुरंत मिल जाता, क्योंकि एक मिनट, वो सवाल हाँ, हमने पूछा था नाना साहब ने किसके साथ मिलकर बिठूर में 1857 के विद्रोह की योजना बनाई थी। इसके ऊपर ही पूछे था कि 1857 के विद्रोह की निश्चित तिथि क्या कब घोषित की गई थी। ज्यादातर लोगों ने 31 मई इसका सही उत्तर दिया था। इसके बाद में तत्या टोपे दे दिया था, तत्या टोपे, हाँ नाना साहब नहीं, तत्या टोपे। नाना साहब ने किसके साथ, तो तत्या टोपे पे दे दिया था। लेकिन इसका सही उत्तर था अजीमुल्ला खान। अजीमुल्ला खान के साथ ही नाना साहब ने बिठूर में 1857 के विद्रोह की योजना बनाई थी और इन्होंने ही 31 मई 1857 के विद्रोह की तिथि निश्चित की थी। इन्होंने ही कमल और रोटी का जो था 1857 के विद्रोह का प्रतीक रखा कि पूरे जितने सैनिक है उसको क्या किया जाए, सेना को ये कमल का फूल भेजा जाए। उससे राष्ट्रवाद की भावना पनके और जो गांव के लोग हैं, जो ग्रामीण लोग हैं, उनको 1857 के विद्रोह में जोड़ने के लिए घर घर रोटी पहुंचाने का काम किया था। ये कई किताबों में आपको मिल जाएगा, जैसे कि विपिन चंद्रा जी लिख रही हैं कि भाई घुमक्कड़ी और फकीरों के द्वारा रोटी पहुंचाई जा रही थी। या ये मान के चलिए गांव के जो सरपंच होते थे उनको दी गई थी कि आप अपने गांव में रोटी ये बंटवा दीजिएगा ताकि एकजुट हों लोग, वो 1857 के विद्रोह में भाग लें। ये योजना बनाई ही गई थी नाना साहब के द्वारा, लेकिन तुरंत वैसे ही मेरठ में विद्रोह हो गया। ये 31 मई को विद्रोह होना और इसके पहले ही मेरठ से विद्रोह हो गया। मेरठ से जैसे ही विद्रोह होगा वैसे ही दिल्ली में, जैसे ही यहाँ के दिल्ली के नवाब यानी कि मुगल सम्राट को मेरठ की सेना ने अपना राजा घोषित किया इस विद्रोह को दबाने के परिप्रेक्ष्य में। जैसे ही विद्रोह दबाया गया इसके परिप्रेक्ष्य में उनको बहादुर शाह जफर को कैद करके रंगून भेज दिया गया। यहीं से जितने राजा थे वो कहीं ना कहीं अपने हित के लिए विद्रोह करने एकजुट नहीं हो पाए, इसीलिए यह 1857 का विद्रोह विफल हो गया। अगर नाना साहब के द्वारा बनाई गई नीति के आधार पर विद्रोह होता तो कहीं ना कहीं यह विद्रोह कुछ ना कुछ परिणाम देके जाता, कुछ ना कुछ परिणाम देके जाता। जो अली मुल्ला खान के साथ हुआ था, जो समझौता हुआ था, लेकिन वो तो हो नहीं पाया। इधर पहले ही ज्वाला फूट पड़ी, इसलिए यह विद्रोह असफल घोषित हुआ। तो ऐसी चीजों को आपको पकड़ना होता है और कुछ नहीं करना। बात को समझे हो, ठीक है। अगर आप क्वेश्चन पे देखेंगे तो क्वेश्चन में कभी पूछ लिया गया तो आप कहेंगे कि हम, अब कोई भी कितना भी पब्लिकेशन कह दे कि हम डिस्क्रिप्शन दे रहे हैं, डिस्क्रिप्शन सीक्वेंस तरीके से कुछ नहीं देता है। 4 क्वेश्चन के आधार पर 2 लाइनें लिख देता है, बस हो गया, कहानी खत्म। और घटना चक्र